नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ जाने के बाद में हमने लाइव आए थे और हमने बात करी थी भर्ती प्रक्रिया को लेके, विज्ञापन को लेके। चूँकि पदों की संख्या कम है, उसमें बहुत कम है इवन, तो उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके 2 से 3 प्रश्न मेरे पास सबसे अधिक जो है वो सामने आए और मुझे लगता है मुझे उनके बच्चों के इन प्रश्नों के ऊपर मेरा एक मत रखना चाहिए ताकि आप अपने निर्णय निर्माण में आपका सहयोग हो सके, मदद मिल सके, क्योंकि हमारा मत जो है वो एक अनुभव पे आधारित होगा, तो निश्चित तौर पे आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप निर्णय बना चुके हैं, अपना मानस तय कर चुके हैं, तब तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। अगर आप निर्णय नहीं बना पाए अभी, जैसा कि मैंने कहा था कि 5-7 दिन रुकिए आराम से, उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस अपने आप आते हैं और आप निर्णय आराम से बना लेंगे। ठीक है ना। तो अगर निर्णय बना लिया है तो ठीक बात है, अगर नहीं बनाया है, निर्णय अगर बदला है तो थोड़ा वेट करना, कि इतना जल्दी डिसीजन चेंज मत करना। और स्ट्रांगली निर्णय बना लिया, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज भी आए थे कि सर अब आर या पार करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, चाहे पोस्ट 23 ही क्यों ना हो इतिहास के अंदर। अब अगर ऐसे कठोरता से निर्णय ले ही लिया है तो फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है। हाँ, काम का फिर भी है, क्योंकि मैं इसमें 3 प्रश्नों के जवाब देने वाला हूँ। एक प्रश्न मेरे पास सबसे अधिक आया कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रखें, कैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कैसे मैनेज करें, अभ्यास कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। दूसरा प्रश्न आया कि सर क्या अध्यापक और मतलब रीट और फर्स्ट एड को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। और तीसरा जो प्रश्न आया वो था कि फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की मटेरियल वगैरह क्या होना चाहिए, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 40% मार्क्स लाने हैं, हालांकि कैटेगरी में 5% छूट है, तो उनको कैसे मैनेज करें। ये कुछ प्रश्न मेरे सामने थे। अब जिन्होंने ये तय कर लिया है कि भाई सीट कम है और हम चयन से बेहद दूर हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये सत्र उन बच्चों के काम का नहीं है, क्योंकि ये उसी के मन में आएगा जिसकी तैयारी बहुत कम है या जिसने फर्स्ट ग्रेड को लेके अभी अभी शुरू किया है, सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तभी उसके मस्तिष्क में आया होगा कि अपना नहीं बैठेगा। तो उनके लिए वीडियो काम का नहीं है, वो अपना ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे जो भी अपना ध्यान है वहाँ लगा के तैयारी शुरू कर दें। ये उनके लिए है जो वास्तव में अभी भ्रम में है, डिसीजन ले नहीं पाए हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं जो साझा करूँगा वो ये कि बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है ना। बेहतर रणनीति क्या हो सकती है, किस तरह से इसको किया जा सकता है फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर को एक साथ में लेके, है ना। हालांकि हर व्यक्ति के लिए अपनी रणनीति बेहतर ही होती है, हर व्यक्ति के लिए उसकी रणनीति अलग तरीके से होती है, तो बेहतर रणनीति क्या हो यह सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको वीडियो को सुनने के बाद आप अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकते हैं। अच्छे से सुनना इसको, क्या पता आपकी रणनीति में, आपकी प्लानिंग के अंदर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा कोई अगर कोई सूटेबल चेंजेस हो पर्टिकुलर कहीं पे, तो उसको कंसिडर करें आप और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो देखो, बेहतर रणनीति क्या हो, मैं ये मान के बैठा हूँ कि नवंबर, दिसंबर और 6 महीने आगे, मैं ये मान के बैठा हूँ कि आपको मिनिमम 8 महीने का टाइम मिलेगा, मिनिमम कह रहा हूँ। और हालांकि मेरा मन तो ये कहता है कि नवंबर से पहले परीक्षा होगी नहीं, 1 साल का टाइम मिलेगा। फिर भी बहुत ही ख़राब केस में या कुछ जो बहुत सीरियस बच्चे उनके लिए अच्छे केस में हम 8 महीने मान के चले, है ना।
मई जून अगर मानते हैं तो 8 महीने का समय है हमारे पास में। इसमें किस तरह से चीज़ें की जा सकती है, तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में, अब देखिए ये मैं बात जो बता रहा हूँ ये मैं मेरे अध्ययन के अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ, तो आप इसको ये समझ लेना कि आपके ऊपर अगर फिट बैठता है तो ठीक बात है, अगर नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक पहला भाग तो आप अपने सुबह सुबह का विषय को दीजिए, और दूसरा भाग भी विषय को दीजिए, और तीसरा भाग जो है ये आप है वो जीएस को दीजिए, प्रथम प्रश्न पत्र को, ठीक है। अब करना कैसे है देखो, अगर आपका सब्जेक्ट बेहद मजबूत है तब भी आप कम से कम 2 सत्र फर्स्ट सेकंड पेपर को दीजिए। क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर में हमेशा अंक बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहती है। 300 में से 200 लाने वाला 220 पे जा सकता है, 180 लाने वाला 220-30 तक आ सकता है। विषय का पेपर जो होता है वो हमेशा गुंजाइश रखता है, उसकी जितनी तैयारी की जाए उतनी कम है। आपको ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट अल्टीमेट है, आपसे बेहतर किसी का नहीं है, ये भ्रम कभी मत पालना आप, क्योंकि विषय में एक से बढ़ के एक बच्चा मिलता है आपको। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे मॉर्निंग का सेशन है ना, प्रातः काल का, और ये दोपहर का सत्र। अब प्रातः काल किसी की 9 बजे होगी, है ना, किसी की 8 बजे होगी, किसी की 7 बजे होगी। कोई बच्चा बहुत ही सीरियस बता रहा, धुन का धनी व्यक्ति है। धुन का धनी का मतलब है कि जो धुन में रहता है, धुन सवार हो जाती है ना किसी के, तो फिर पागलों की तरह पढ़ाई करता है। उसको वो भूल जाता है कि वो चाय भी पीनी शेष है या खाना खाना शेष है। ऐसे धुन वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो उनके लिए कई बार मॉर्निंग 5 बजे शुरू हो जाती है, 4 बजे शुरू हो जाती है। आगे सर्दियों की ऋतु है तो थोड़ी मॉर्निंग कईयों की दिक्कत करेगी। वैसे भी सीट कम ही है, दिक्कत तो जो कईयों के करेगी। बहुत कम बच्चे होंगे जिनकी मॉर्निंग जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी मॉर्निंग शुरू होगी उतना ही आप यूटिलाइज करोगे ज़्यादा। जैसे मान लो कि कई बच्चा 8 बजे उठता है तो 9 बजे पढ़ाई शुरू होगी, और एक बच्चा अगर 4:30 बजे उठता है तो वो 5:30 बजे पढ़ाई शुरू कर देगा। तो 5:30 से और एक 9 बजे करेगा, तो आप सोचिए कि जब दूसरे वाला बच्चा 9 बजे शुरू होकर पढ़ना शुरू करेगा, उस समय तक जो 4:30 बजे उठा था उसकी पहली शिफ्ट पूरी कर लेगा। वो बिल्कुल शांत होगा। उस समय फ़ोन भी नहीं बजेगा, क्योंकि सब लोग सोए हुए होते हैं, तो कोई मैसेज कॉल इतना होता नहीं है। उस समय थोड़ा यातायात वगैरह बाहरी आवाज़ें कम होती है, बिल्कुल शांति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि रात से सो के उठे हुए होते हैं, एक ब्रेक के बाद उठे हुए होते हैं, तो मस्तिष्क भी बड़ा तरोताज़ा होता है। दिन पूरे की समस्याएं किचपिच होता नहीं कुछ भी, क्योंकि बाकी तो क्या, पूरे दिन में कई समस्याएं आती है, फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, दिक्कतें होती हैं। सुबह सुबह ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक शिफ्ट तो मॉर्निंग की होती है। फिर मॉर्निंग में 3-4 घंटे पढ़ लिए बढ़िया, 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी आपसे। उसके बाद में नाश्ता चाय खाना पीना जो भी है वो सब कर लिया। उसके बाद मैं मानता हूँ कि अगर आधा घंटा बीच में नींद भी आ गई, तो मैं भी कई बार 11 बजे सो लेता था, 10 बजे तक पढ़ने के बाद। नींद आ गई तो कोई बात नहीं, उठ लिए। उसके बाद दोबारा दोपहर में फिर 12 से 3, 12 से 4, इस टाइप से 2-3 घंटे यहाँ पे और आराम से किए जा सकते हैं। फिर 1-2 घंटे शाम को थोड़ा घूम के आ जाओ पार्क में, या फिर थोड़ा बहुत घूमना बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों से गॉसिप्स करोगे, गप लगाओगे तो फ़ायदा कुछ है नहीं, क्योंकि 10 में से 9 लोग तो नेगेटिव मिलेंगे। वो यही कहेंगे यार इतनी कम पोस्ट है, सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्यों माथा पड़ी कर रहा है, इससे अच्छा रीट की कर लेते हैं। कोई बोलेगा कि पेपर आउट होते हैं, ये होता है वो होता है, आप छोड़ो ना, इससे होगा नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे मान लो कि 5-6 बजे के आसपास होती है गोधूली वेला, इसमें पढ़ाई होती नहीं अक्सर, तो उस समय आप या तो कोई नज़दीक कोई पार्क है उसमें टहल के आ जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो मोस्टली नेगेटिव बात करता हो। हाँ, ऐसा कोई आपका दोस्त हो जो बहुत ही पॉजिटिव हो, बट ऐसे होते रेयर है, तो अलग बात है। बाकी शाम का 1-2 घंटे का टाइम थोड़ा बहुत
स्पेंड कर लिया स्टेडियम वगैरह में, या आधा एक घंटा घूमने में क्या होता है, थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस होता है। फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो और भी अच्छी बात है। कई लोग जिम जाते हैं, वो भी बढ़िया बात है। कोई दौड़ने जाता है, वो भी अच्छी बात है। एक्टिविटी 1 घंटे की हो ही जानी चाहिए इवनिंग में। फिर लास्ट का जो सत्र है, तीसरा सत्र, ये प्रथम प्रश्न पत्र को देना है। ये सायंकाल है, साय और रात्रि काल, ठीक है। तो कई लोगों के लिए 2-3 घंटे यहाँ पे भी निकाले जा सकते हैं। जैसे 7-8 बजे खाना खाने के बाद में आप 10-11 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं, फिर 6 बजे वापस उठ सकते हैं। तो 2-2, 3-3 घंटे आराम से निकाले जा सकते हैं। तो 8-9 घंटे का शेड्यूल हो जाता है। मैं मानता हूँ कि ये जो 2 पार्ट हैं सुबह सुबह के, आप ये भी कर सकते हो कि भाई एक में बोर होते हो तो विषय को इधर रख के फर्स्ट पेपर को बीच में भी ला सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट को आप 2 सत्र दे दीजिए, परफेक्ट सत्र दे दीजिए उनको आप। अब जैसे इतिहास है, इतिहास में क्या करोगे, जैसे वर्ल्ड ले लिया, विश्व इतिहास के साथ इधर प्राचीन शुरू कर दिया। 2.5-3 घंटे बढ़िया पढ़ोगे तो एक टॉपिक आराम से हो जाता है ना। अगर आप पहले एक बार कोर्स कर चुके हैं तो एक इधर ले लिया, एक साथ में प्राचीन भारत ले लिया, बस दोनों पढ़ते जाओ बढ़िया। अभी ये डेली 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे ना तो आराम से चीज़ें चलती रहेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 पार्ट एक साथ लेके चलने में, कई लोगों का ये रहता है कि एक ही पार्ट लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पार्ट लेते हैं तो दिक्कत ये होती है कि फिर मन में रहता है कि यार वो पार्ट तो रह गया। 2 रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती। इस तरह से ले लीजिए, है ना। जैसे अगर अपन इतिहास की बात करें तो जैसे विश्व तो साथ में प्राचीन ले लो, या ऐसे कर लो, प्राचीन और साथ में विश्व ले लो, मध्यकाल ले लो, ठीक है। फिर विश्व के साथ आधुनिक ले लो, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये ऐसे चलने दो। फिर इसमें से जो पहले पूरा होता है राजस्थान देख लो आप। 5 भाग है इतिहास के अंदर। ऐसे कैसे पॉलिटिकल साइंस में भी 5-4 भाग है, ऐसे कैसे हिंदी में भी है। आपका हर विषय आप अपने हिसाब से देख लो। फिर ये मैं मानता हूं कि हर भाग को आप 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 15 दिन में एक भाग पूरा करने की आप में क्षमता नहीं है, इसका मतलब कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर एक आध बार किसी ने कोर्स कर लिया है तो प्राचीन भारत को 15 दिन में रिवीजन वो कर सकता है। हम पोथे पढ़े हैं तो अलग बात है। बाकी अगर स्वयं की नोट्स बनाए हैं या छोटी किताब पढ़ी है तो 15 दिन में आसानी से एक बार वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि 75 डेज में एक बार कोर्स हो जाना चाहिए 2.5 महीने में। अगर 2.5 महीने में एक बार होता है तो ये कोर्स आपका आराम से 4 से 5 बार हो जाएगा। क्योंकि पहली बार अगर 75 दिन में हुआ ना तो दूसरी बार 75 दिन नहीं लगते, कम लगते हैं। ये टारगेट लेके आपको कम से कम 15 का 16-17 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 का मतलब 15, ठीक है। 75 के 80 दिन हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी, तीसरी, चौथी बार, तीसरी बार पढ़ोगे तो ये 75 दिन 60 दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा अड़ीग नहीं रहना, ये एक अप्रोक्स है। ये इस तरह से आप मॉर्निंग के 2 सेशन यूज करिए और कोशिश करिए कि 15-15 दिन में एक पार्ट ये पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी करनी है। अब बीच में जब भी आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे का समय मिल गया तो आप जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है, पुराने प्रश्न, पुराने वर्षों के प्रश्न जो है, वो टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो उसके पुराने जो प्रश्न हैं वो सारे मिला लो। क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद वो सवाल मिलाने में आपको 1-1.5 घंटा ही लगता है। और उसकी मोटी मोटी व्याख्या भी एक बार अंडरलाइन करके देख लो आप। ये पहली बार के साथ ही कर लो आप। मध्य कर रहे हो तब भी देख लो, विश्व का देख लो, आधुनिक का देख लो। पुराने प्रश्नों की खूब सारी मार्केट में पुस्तकें आती है। और साथ साथ में अगर कोई वीकली एक आधा कोई टेस्ट देते हो आप तो वो आप देते रहे, है ना। आप ये मत सोचे कि उसमें मेरा नंबर कम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप वीकली टेस्ट के सिलेबस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आप
दो पढ़ रहे हैं, जैसे आपके टेस्ट सीरीज में अभी प्राचीन चल रहा है तो प्राचीन से शुरू कर लो, प्राचीन और विश्व चल रहा है तो इधर प्राचीन रख के इधर विश्व रख लो, इस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा लोड में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल मैं कहता हूँ एक दिन पढ़ के भी टेस्ट दे दोगे तो लॉस नहीं है, ठीक है। इस तरह से पुराने प्रश्न भी साथ में निकालते रहें। तो पहला जो सिलेबस है ये 75 से 90 दिन में अगर पूरा होता है तो मान के चलिए कि आपके पेपर्स भी निकल जाएंगे और एक बार सिलेबस भी हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि आपको जनवरी में पहला एक बार सिलेबस पूरा कर देना चाहिए, है ना। अभी मैं विषय पे ही बात कर रहा हूँ। अब इस पे 3 से 4 बार, कम से कम 4-5 बार ये सिलेबस हो जाएगा आपका। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो 3-4 बार सिलेबस आराम से हो जाएगा। अब चीज़ें याद नहीं होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब परीक्षा में जाओगे तो ऑप्शन देखने के बाद आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में समझ विकसित हो जाती है, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर पहली बार हो जाने के बाद फिर जब दूसरी बार शुरू करो तो जनरली ये रहता है कि दूसरी बार थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि दूसरी बार जब भी आप रिवीजन करो तो लाइन टू लाइन रिवीजन की बजाय आप हेडिंग को देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, हेडिंग को देखने के बाद में दिमाग में वापस कोशिश करिए याद करने की कि नगर नियोजन में क्या है। फिर आप कहोगे कि 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें हैं, घर है वो आपके बेहतरीन बने हुए, ये ईंटों की साइज है, पश्चिम और पूर्वी है, दुर्गीकरण हुआ है, कच्ची ईंटें पक्की ईंटें थी, ये था वो था, ऐसा सोच लीजिए पूरा जितना आपने पढ़ा था। फिर वापस आप कॉपी देखोगे ना तो फटाफट चीज़ें निकल जाए, क्योंकि 70% सोच लोगे आप, 20-30% होता है जिसको वापस देखना होता है। ऐसे सोचने से आपकी परीक्षा में एक्यूरेसी शानदार हो जाती है। तो इस तरह से आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में टाइम थोड़ा कम लगता है, दूसरी बार फिर भी टाइम लगता है, तीसरी चौथी बार में टाइम कम बढ़ जाता है फिर आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप चलिए। ये मॉर्निंग का सेशन जो है 3-4 बजे तक का सब्जेक्ट को दे दीजिए। सब्जेक्ट के 2 पार्ट साथ लेके चलिए, कोशिश करिए कि जनवरी तक एक बार कोर्स पूरा हो जाए, मार्च एंडिंग में एक बार और कोर्स हो जाए, और फिर अप्रैल मई में एक बार कोर्स हो जाए। और फिर आगे अगर परीक्षा नहीं होती है, थोड़ी लेट जाती है, तो फिर आगे 1-1 डेढ़ महीने कोर्स ऐसे करते रहो आप। सीट बढ़े ना बढ़े ज़्यादा नहीं सोचना है, अब जो है वो है, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का काम। उसके बाद में आता है सायंकाल में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आपको जो तीसरी यूनिट है उसकी लास्ट, मनोविज्ञान प्लस ICT प्लस शिक्षा शास्त्र, इसको आप 1-1.5 घंटा डेली दें। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आप दे नहीं पाओगे, वैसे ही बोर हो जाओगे इससे, मुझे पता है। 1-1.5 घंटा दे दे आराम से। जैसे मनोविज्ञान को 1-1.5 घंटा दे दिया, 15 दिन बाद मनोविज्ञान पूरी हो गई तो थोड़े 2-4 दिन ICT कर लो, फिर शिक्षा शास्त्र देख लो, ठीक है। जैसे ये तीनों पार्ट पूरे हो जाते हैं तब आप राजस्थान का जो भूगोल का पार्ट है वो, प्लस राज्य व्यवस्था का पार्ट, प्लस विज्ञान का पार्ट, ये रैंडम लीजिए। रैंडम का मतलब ये होता है एक पूरा होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, तो ये होने के बाद ये बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे घुमाते रहो, ठीक है ना। हाँ, ये करते रहो। अब जैसे इतिहास है, अब जैसे हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसको इतिहास यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसका इतिहास वहाँ हो जाएगा। भूगोल का स्टूडेंट है तो वहाँ इसको भूगोल नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट है तो राजनीति यहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के हैं तो मतलब आप इसको ऐसे मैनेज करना, ऐसे नहीं हो कि इधर भी इतिहास पढ़ रहे हो इधर भी इतिहास पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपका। जो क्योंकि फर्स्ट पेपर में पार्ट इतने हैं कि लगभग सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जो स्टूडेंट है, जैसे अब कोई भूगोल का स्टूडेंट है तो उसको भूगोल इधर ही पढ़ना है, इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पे ये 3 लिखे क्योंकि अपन इतिहास की बात कर रहे थे, तो इतिहास आपने यहाँ पढ़ ही लिया तो यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इनको रैंडम घुमाते रहिए। अब बचा क्या? अब बचा भाषा, गणित, रीजनिंग और समसामयिक, ये बच गया, ठीक है। इसको आप टाइम मिला नहीं, तो मुझे ये लगता है
कि गणित जिसको आती है उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं आती उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मुझे आती नहीं थी, मैंने सारी छोड़ दी थी। और भाषा की जो बात है, ये नियम भाषा पे भी लागू होता है। जिसकी भाषा अच्छी है, इंग्लिश हिंदी, उनको वापस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, लास्ट 10 दिन भी देख लिया तब भी कर लेगा। भाषा खराब है तब भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1-2 महीने भाषा ठीक होगी नहीं। पीछे रही समसामयिक। ठीक है, करंट अफेयर परीक्षा की डेट आ जाए तो 2-3 महीने पहले करंट अफेयर को देख लेना, फिर थोड़ा सब्जेक्ट को कम कर सकते हो, और समसामयिक को देख लेना आप थोड़ा सा, लास्ट में 6-7 महीने की कोई किताब 3 महीने पहले करंट देख लेना, और 1 महीना पहले ये भाषा और रीजनिंग वगैरह थोड़ी देख लेना, और ये कंटिन्यू चल ही रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट पेपर भी आपका अच्छा हो जाएगा। कैसे कि देखो, फर्स्ट पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी, रहा क्या, फिर सारी चीज़ें आ गई है ना। अब किसी का इंग्लिश और गणित किसी को नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर स्टूडेंट 60-65 पे ही दावेदारी करता है 75 में से। साइंस वालों का इतिहास ठीक नहीं होता, इतिहास वालों का गणित ठीक नहीं, कोई बिरले ही होते जो 75 पे दावा करते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, ऐसे वही होते हैं जो मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड के हैं, फिर हिस्ट्री में आ गए, तो उनका हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं होता है ना। तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। 65 पे भी बढ़िया अच्छा दावा कर लिया ना, तब भी आप 40-45 का स्कोर क्रॉस कर लोगे, इतना ही चाहिए इसमें। और इधर इतना ध्यान दे दिया तो यहाँ 100 का स्कोर क्रॉस होगा, तो 290 नंबर इतिहास जैसे सब्जेक्ट में 290-300 पे सिलेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। पिछली बार अगर आप देखोगे तो जैसे इस बार 36 पोस्ट है हिस्ट्री में, पिछली बार मेरे को जहाँ तक याद है 290-95 के आसपास, 90 तक 36वीं रैंक थी मेरे हिसाब से, तो आराम से हो जाता है, दिक्कत नहीं है ना। 290 क्या, 36वीं रैंक आपके 290 से भी नीचे आ गई थी। ठीक है, तो हो जाता आराम से। ठीक है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि मैंने इस दोनों पेपर को एक साथ करना है। आप केवल एक पेपर के भरोसे है वो मत रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बेहतर रणनीति हो सकती है, जिसमें आप दिन का 2 भाग है वो सब्जेक्ट को दें और 1 भाग इस पोर्शन को दें। इस पोर्शन में भी परीक्षा से 2-3 महीने पहले के लिए भाषा और समसामयिक को रखें, और रीजनिंग वगैरह भी ये लास्ट में रख लें, क्योंकि इस पे आप बहुत अधिक मेहनत करोगे तो भी कुछ खास मिलना नहीं है। ठीक है, ये जो है ना 15 नंबर है, ये आपके 10-12 नंबर है, 27-20-15 नंबर इधर से आ जाएंगे, तो 45 नंबर का ये मैटर तैयार हो जाएगा आपका, और ये लास्ट में देखोगे तो 10-20 नंबर यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान क्या क्या रखना है, इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि गलती से भी अब नई सामग्री मत लाना। भले ही टाइम खूब पड़ा है, आपके पास में जो सामग्री है वही पढ़ना। अगर आप मुझे ये कहोगे कि सर हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, कोई सामग्री अगर नहीं है तो अभी आप अध्यापक की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर सामग्री नहीं है और आपने पढ़ाई नहीं हो तो फिर आप 15 दिन में रिवीजन नहीं कर पाओगे। बहुत क्लियर कट है, क्योंकि आप अगर सामग्री लेके नहीं बैठे, मतलब नए स्टूडेंट है, और नए स्टूडेंट है, सामग्री आपके पास में नहीं है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में रिस्क नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सामग्री तो आपके पास है। अब मैं सामग्री का वीडियो में नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मैं अभी आपको कहूँ कि इतिहास में ये ले लो वो ले लो, फिर अभी आप ये लेके वो लेके क्या पढ़ोगे? आपके पास कम से कम आपने एक बार तो सिलेबस मोटा मोटा 80-70% देखा ही होगा ना, तभी आप तैयारी कर पाओगे। आज से 0 से शुरू करोगे तो थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो आपके पास पुरानी सामग्री है उसी पर भरोसा करके उसको फॉलो कीजिए। आपने आर्य पढ़ी थी तो आर्य चलने दीजिए, आपने बड़े पोथे पढ़े थे तो वो पोथे चलने दीजिए। अगर आपने मेरे जैसे का ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ा था तो वो नोट्स ही पढ़िए, उसमें भी आपको 90% सवाल मिलेंगे, मैं प्रूफ सहित यहाँ के सोल्यूशन करवाऊंगा। तो आपने जो पढ़ा था वही पढ़िए। फर्स्ट पेपर में भी आपके पास जो भी गाइड है वही रखिए, और मार्केट में खूब गाइड है, मुझे अब ये किताबों को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी किताब ला के पढ़ोगे मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन
अभी नई सामग्री नहीं लानी, नई सामग्री केवल उसी की लानी जो आपके पास सच में कोई पॉइंट पोर्शन का किसी पार्ट का नहीं है तो ला सकते हैं, अन्यथा आप नई सामग्री ना लाएं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक विषय वस्तु की एक ही सामग्री होनी चाहिए, बस। एक मध्यकाल पढ़ रहे हो तो एक मध्यकाल की एक ही किताब, प्राचीन की एक ही। नोट्स पढ़ रहे हैं तो मध्यकाल की एक कॉपी पढ़ रहे हैं, बस एक कॉपी पढ़ी। जो सामग्री आप हर विषय वस्तु की एक कंटेंट का एक ही मटेरियल रखें। ज़्यादा रखेंगे तो ये जो प्लानिंग बताई है ना, ये पूरी फेल हो जाएगी, एक भी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए सामग्री लिमिटेड कर लें आज ही टेबल पे कि ये चीज़ें रखनी, बाकी सब हटा दो साइड में। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि कम से कम सामग्री रखो, हर पार्ट की एक एक किताब रख लो। नोट्स है तो नोट्स रखिए, किताबों को साइड में कर दीजिए। ठीक है, गाइड पढ़ रहे हैं तो गाइड ही पढ़िए, मतलब जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए, नया मत पढ़िए। मेरा कहने का सेंस सिर्फ इतना है। आप कहोगे सर हमारे पास तो पुरानी नहीं है। अब पुरानी सामग्री नहीं है तो बेटा संकट का काम है। फिर तो आप बेहतर होगा कि अभी अध्यापक और उसकी भर्तियां भी हैं तो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाओ, बेहतर फायदा यही है। अच्छा, आप इन भर्तियों में एलिजिबल ही नहीं है, तब तो आप भरपूर तैयारी कीजिए, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर रणनीति हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको बात समझ में आ गई होगी। समय का अधिकतम आप यूटिलाइज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक एक मिनट की उपयोगिता को समझना। आप मोबाइल की दुनिया से काफ़ी दूर हो जाना, इंस्टाग्राम, मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन हैं इनसे दूर होना। शाम को 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी कर लेना, लेकिन ऐसे मित्रों से मत मिलना जो आपका हौसला अफजाई करने की बजाय आपका हौसला नीचे गिराए। बच के रहना उन लोगों से, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ता हुआ बच्चा भी उन लोगों की बातों में आके डाउन हो सकता है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है, डाउन हो सकता है व्यक्ति, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। हम जैसे लाइव आते हैं तब एक दिन के लिए अप होता है, फिर वो दोस्त आते हैं डाउन कर देते हैं, इसलिए बच के रहें। अब जो होगा वो देखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड आप अध्यापक बन भी गए ना तो अध्यापक को फर्स्ट ग्रेड बनने में 18 साल लगते हैं, और आप ढंग की तैयारी करोगे इस भर्ती में बन जाओगे। मान लो इसमें कोई एक आध नंबर चूक भी जाते हो तो नेक्स्ट वैकेंसी वापस बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि कम भर्ती निकाली है तो बड़ी भर्ती तो करनी पड़ेगी इनको। तो 28 से पहले एक और भर्ती क्लियर करेंगे, उसमें हो जाओगे। और इधर आप अध्यापक लगते हो और उधर सीधे फर्स्ट ग्रेड बनते हो, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल का गैप कोई मैटर करता नहीं, और पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक उलझन स्टूडेंट की ये थी कि सर रीट और फर्स्ट ग्रेड को एक साथ क्या मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भाषा के स्टूडेंट हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के, तो मेरी ये बात आपके काम की नहीं, क्योंकि उनका भाषा का मोस्टली मोटा मोटा सिलेबस सेम रहता है। साइंस, कॉमर्स वगैरह उन सब के लिए, कॉमर्स वाले एसएसटी में आते हैं, उन सब के लिए मेरी बात ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपके पास पात्रता है ऑलरेडी पास की हुई आजीवन वाली, तो आपको रीट पे ध्यान देना नहीं। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जैसा मैंने बताया वैसा करते रहिए आप। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जैसे मई जून के आसपास तब तक आप पढ़ते रहो फर्स्ट ग्रेड दबा के, बहुत दुगुनी ताकत के साथ, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, एक भर्ती को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो फिर आपकी ताकत दुगुनी होनी चाहिए। पढ़ते रहिए। फिर क्या हो, मान लो एक ऐसा सीन आए कि इसकी सेकंड ग्रेड अध्यापक की भर्ती परीक्षा की डेट आ जाए और फर्स्ट ग्रेड की कोई डेट नहीं हो, तब मुझे लगता है 1-1.5 महीने पहले आप फर्स्ट ग्रेड को साइड में रख के 1.5 महीना अध्यापक की कर सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटा पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, दे सकते हो आप, हो जाता तो ठीक है। वो तभी करना जब आप फर्स्ट ग्रेड की डेट हो नहीं और अध्यापक की मेंस की डेट आई भी हो, तभी करना। अगर फर्स्ट ग्रेड और मेंस की डेट में 2-3 महीने का गैप है तो आप अध्यापक के बारे में सोचना भी मत, केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में रहना, नहीं तो आप दोनों में बाहर हो जाओगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास पात्रता ही नहीं है तो आप पढ़ते रहिए अभी फर्स्ट ग्रेड, और मान लो एग्जाम की डेट वगैरह फर्स्ट ग्रेड की नहीं आती या नवंबर-दिसंबर तक आती है, तो 1 महीना पढ़ के आप रीट पास कर सकते हैं, और उसके बाद वापस फर्स्ट ग्रेड शुरू कर देना। और फिर अगर लगे कि फर्स्ट ग्रेड की कोई डेट नहीं है और मुख्य परीक्षा की डेट आ जाती है अध्यापक की, तो 1-1.5 महीने पढ़ के दे सकते हैं। अन्यथा आप अगर फर्स्ट ग्रेड की डेट आ जाती है और 2-3 महीने का गैप होता है, तो आप किसी भी सूरत में रिस्क मत लेना, क्योंकि
आप डबल माइंड हो गए या दो नावों में सवार हो गए तो आप दोनों में रह सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप एक ही परीक्षा पे अड़े रहें। अगर आपको भरोसा नहीं है खुद पे तो अभी से अध्यापक पे लग जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 300 नंबर क्रॉस करोगे तो इतिहास में भी सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कम कर पाएंगे, ये आंकड़ा आसान आंकड़ा नहीं है। 45 और 105 नंबर प्रश्न करने, सेकंड में 45 फर्स्ट में होना एक आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद दोबारा भर्ती और भी बड़ी आ रही है ना। तो रीट और फर्स्ट ग्रेड को एक साथ लेके मत चलना, बिल्कुल मत चलना, ठीक है। एक ही कंडीशन में साथ लेके चलना कि फर्स्ट ग्रेड की डेट ना आए और रीट की डेट आ जाए, तब आप 1-1.5 महीने पात्रता को दे सकते हैं अगर पास नहीं है तो, और 2-1 महीने आप मेंस को दे सकते हैं अगर डेट ना हो तो। फर्स्ट ग्रेड की डेट आ जाती है कि जैसे मान लो कि रीट है वो जुलाई में है और फर्स्ट ग्रेड की डेट आती है अक्टूबर में, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि आपको रीट की परीक्षा, मेंस परीक्षा पे ध्यान नहीं देके केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान देना है। अगर रीट की डेट आती है जून जुलाई में और फर्स्ट ग्रेड का कोई अता पता ही नहीं हो, तब तो आप 2-3 महीने मस्त मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मुझे लगता है मैंने 3 वीडियो बना दिए इस पे। एक यूट्यूब पे लाइव आके बता दिया, एक एप्लीकेशन पे लाइव आके एप्लीकेशन वालों को बता दिया सारा कुछ, और तीसरा वीडियो अभी स्ट्रेटजी और फर्स्ट ग्रेड रीट कैसे एक साथ मैनेज हो सकते हैं, ये सारी बात मैंने बता दी। अब मुझे लगता है कहीं गुंजाइश रही नहीं, मेरी तरफ से जो कुछ था वो मैंने बता दिया। अब इन सब को सुनने के बाद में भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो भगवान ही मालिक है आपका, क्योंकि अब तो इतना कुछ होने के बाद डिसीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।